भयंकर बारिश में तंबू में ससुराल। दिल्ली शहर में सुहांत अपनी पत्नी काव्या के साथ रहता था। दोनों की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। सुहांत एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और काव्या घर संभालती थी। सुबह से शाम तक घर में रह रहकर काव्या बोर हो जाती थी। इसलिए एक रोज वो सुहांत से कहती है, सुहांत इस बार चलो ना मेरे गांव चलते हैं। बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से मिले, इसी बहाने कुछ दिन गांव में भी रह आएंगे। वैसे भी तुम तो सारा दिन काम पर निकल जाते हो और मैं यहाँ अकेले रह रहकर बोर हो जाती हूँ। फिर सुहांत ने थोड़ी देर सोचा और कहा, तुम ठीक कहती हो। वैसे भी इतने महीनों से लगातार ऑफिस जा जाकर ना मैं भी थक गया हूँ। इसी बहाने थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। ससुराल जाने के बहाने थोड़ा गांव का मजा भी ले लेते हैं। मैं कल ही ऑफिस में कुछ दिनों की छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। वाह, अब मजा आएगा। कितने टाइम बाद मैं अपने गांव जाऊंगी। सुहांत ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया और फिर दोनों अपनी गाड़ी से गांव की तरफ निकल गए। तकरीबन 9 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद दोनों हिमाचल के चंबा गांव पहुंच गए, जहां चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू, खुला आसमान था। ये सब कुछ सुहांत के लिए नया था। वाह काव्या, गाँव आने की ना फीलिंग ही अलग है। आधी थकान तो यहाँ आकर वैसे ही मिट जाती है। सही कहा सुहांत, लेकिन अब बातें कम करो और सामने की ओर ध्यान दो। ये पहाड़ी रास्ते हैं, जरा सा भी ध्यान भटका ना तो समझो गाड़ी सीधा खाई में। ओके मैडम। कुछ देर बाद वो काव्या के गांव पहुंच गए। वो दोनों काव्या के ससुराल वालों को सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी को भी अपने आने की खबर नहीं दी थी। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें खुद ही वहां जाकर सरप्राइज मिलने वाला है। जैसे ही वो अपने ससुराल के पास पहुंचा तो सुहांत हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके ससुराल के लोग तंबू लगाकर उसमें रह रहे हैं। अरे ये क्या है? तंबू में ससुराल? अरे हाँ, माँ ने कुछ दिन पहले बताया था कि वो नया घर बना रहे हैं। वो क्या है ना, पुराने वाले की हालत काफी जर्जर हो गई थी, तो शायद घर बन रहा है इसलिए सब लोग तंबू में रह रहे हैं। सुहांत ने देखा एक बड़ा सा तंबू जिसके अंदर पूरा परिवार रह रहा था। मतलब हम भी यहीं रहेंगे? जी हाँ जमाई राजा। तभी उसके ससुराल वाले अंदर से आए। उन दोनों को देखकर वो बड़े खुश हुए। आइए आइए जमाई राजा, आपका आपके ससुराल में स्वागत है। मेरा मतलब है इस तंबू वाले ससुराल में। शुरुआत में सुहांत को बहुत अजीब लगा। न पक्का घर, न एसी, न बेड, सिर्फ चारपाई, कुछ सामान और तंबू के नीचे रहने वाला वो ससुराल। वो एक खाट पर जाकर बैठ गया, जहाँ उसे चाय के साथ नाक में खाने को दी। ऐसे ही शाम हो गई। फिर खाने में सासू माँ ने उन्हें मक्के की रोटी साग के साथ परोसा। साथ ही उसमें देसी घी भी डाला, जिससे उसका स्वाद किसी होटल के खाने से भी बढ़िया लग रहा था। वाह माँ, इस स्वाद के लिए तो मैं कब से तरस गई थी। शहरों में तो कहाँ ये सब खाना मिलता है। हाँ, तभी कहती थी बेटी तू भी मक्के की रोटी बनाना सीख ले, लेकिन तुझे तो जैसे वो सीखनी ही नहीं थी। अगर सीख लेती तो यहाँ आकर आपके हाथों की बनी ये रोटी कैसे चख सकती थी। हाँ। फिर खाना खाकर वो सब सो गए, लेकिन आधी रात को सुहांत को मच्छर काटने लगे। उसने धीरे से काव्या से कहा, काव्या यहाँ तो मच्छर भी बहुत है। हाँ बाबा जानती हूँ, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लो। यही असली गांव की जिंदगी है, खुली हवा और मच्छरों का साथ। जीजा जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी बाहर की तरफ उपले जला देता हूँ, उससे मच्छर नहीं आएंगे। उस रात तो जैसे तैसे वो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन फिर धीरे धीरे गांव में रहकर सुहांत को मजा आने लगा। सुबह पक्षियों की आवाज, ताजी हवा, खेतों में घूमना, गांव का खाना, सब कुछ उसे अच्छा लगने लगा। एक दिन वो अपने ससुर जी के साथ खेत भी गया। कैसा लग रहा है बेटा गाँव? सच कहूं पापा जी तो पहले अजीब लग रहा था, लेकिन अब मजा आ रहा है। अब सुहांत को वहां मजा आने लगा था। उस तंबू में रहना भी एक अलग अनुभव था। सब लोग एक साथ मिलकर उसमें बैठकर खाना खाते, फिर रात को सब एक साथ बैठकर बातें करते और हंसते। काव्या भी अपने बचपन की याद करके बड़ी खुश थी। फिर एक दिन अचानक मौसम काफी बिगड़ गया। बाहर तेज हवा चली और तंबू हिलने लगा। ये देख सुहांत घबरा गया। अरे ये क्या, कहीं गिर तो नहीं जाएगा ना? अरे नहीं, ये तो बस थोड़ी देर का तूफान है, फिर सब शांत हो जाता है। हाँ सुहांत, तुम्हें इन सब की आदत नहीं है ना, इसलिए बेकार ही परेशान हो रहे हो। कुछ नहीं होगा, यहाँ तो कभी भी बारिश आ जाती है। लेकिन तभी आसमान में काले बादल छा गए और काफी तेज हवा चलने लगी। तंबू में अचानक लाइट भी चली गई और अब तेज बादल गरजने की आवाज आई। लेकिन लगता है सुमित्रा आज काफी तेज बारिश आने वाली है। आसमान में बिजली कड़कने और बादलों की तेज गड़गड़ाहट लगातार आती जा रही थी। फिर कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब तंबू के ऊपर पानी गिर रहा था। अंदर बैठे सब लोग घबरा गए। अचानक तंबू के कोने से पानी टपकने लगा। अरे यहाँ से पानी आ रहा है, जल्दी बाल्टी रखो।
सुहान जल्दी से उठा और जहाँ पानी आ रहा था उस जगह पर बाल्टी रख दी। फिर कुछ ही मिनटों में जमीन गीली हो गई। बाहर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हवा इतनी तेज थी कि तंबू हिलने लगा। अब तो सब लोग घबराने लगे। माँ से पहले इतनी जोरदार बारिश तो कभी नहीं हुई। सही कहा बेटा, हमने आज तक इतनी भयंकर बारिश कभी नहीं देखी। लेकिन तू घबरा मत, बस भगवान को याद कर और उनसे प्रार्थना कर कि जल्दी से ये बारिश रुक जाए। अब तो काव्या और उसके पापा के चेहरे पर उस भयंकर बारिश का खौफ नजर आ रहा था। सुहांत ने देखा कि सब लोग घबराए हुए हैं, फिर उसने खुद को संभाला। अगर मैं भी डर गया तो सब और डर जाएंगे। नहीं, मुझे ही हिम्मत करनी होगी। बेटा घबराए नहीं तो क्या करें, ये तंबू कभी भी उड़ सकता है। आप घबराइए मत, मैं कुछ करता हूँ। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। सुहांत ने तुरंत बाहर जाकर रस्सियां कसनी शुरू की। बारिश में भीगते हुए वो काम कर रहा था। सुहांत, अंदर आ जाओ, भीग जाओगे। अरे नहीं, अगर तंबू उड़ गया तो सब भीग जाएंगे, मैं कुछ करता हूँ। फिर उसने रस्सियों को कसकर बांधा, तंबू के नीचे ईंटें लगाई, साथ ही पानी बहने के लिए रास्ता बनाया। ये तुमने सही कर दिया जमाई राजा जी। हाँ, अब कम से कम कुछ राहत तो मिलेगी। फिर सबने मिलकर तंबू को थाम लिया। बारिश और तेज हो गई, लेकिन अब सब एक साथ थे। पूरी रात सबने मिलकर तंबू संभाला। कोई पानी निकाल रहा था, कोई तंबू पकड़कर खड़ा था, तो कोई भगवान को याद कर रहा था। इन सब में सुहांत लगातार काम करता रहा। काव्या उसे देख रही थी। उसे अपने पति पर गर्व था कि वो कैसे उन सब का ध्यान रख रहा है। जैसे तैसे सुबह होने तक बारिश कुछ कम हुई और अब उन्हें राहत मिली। आसमान साफ होने लगा और सबने राहत की सांस ली। तंबू बच गया था और घर का सामान भी ज्यादा खराब नहीं हुआ। तभी ससुर जी ने सुहांत के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ जमाई नहीं बल्कि इस घर के बेटे हो। हाँ बेटा, तुमने इस भयंकर बारिश में भी अपने तंबू वाले ससुराल को कितने अच्छे से संभाला है। हमें नाज है कि हमारी बेटी एकदम सही जगह गई है। मैंने कहा था ना, मेरे पति हीरो हैं। बिल्कुल सही कहा बेटी, ये तो सच में हीरो है। अरे नहीं, ये सब तो मेरा फर्ज था। सबको सुहांत पर गर्व था। साथ ही उस दिन के बाद सुहांत का नजरिया भी बदल गया। उसे समझ आया कि असली खुशी आराम में नहीं, साथ में होती है। और मुश्किल समय में ही रिश्तों की असली ताकत दिखती है। और गांव की जिंदगी जितनी कठिन है, उतनी ही खूबसूरत भी होती है। कुछ दिन गांव में रहकर उन्होंने खूब एंजॉय किया। फिर जब वो वापस शहर लौटने लगा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वो तंबू अब भी खड़ा था, लेकिन अब वो सिर्फ एक तंबू नहीं था, वो उसकी जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव था। अरे गजोदर काका, होली आने में अभी एक हफ्ता बाकी है, लेकिन अभी से इतनी भयंकर गर्मी होने लगी है कि पूछो ही मत। अरे हमारा गांव पूरी दुनिया में सबसे गरीबों का गांव माना जाता है, इसलिए शायद भगवान भी हमसे रूठे ही रहता है भैया। हम गरीब किसानों के पास एक फसलें तो होती हैं, पैसा कमाने का जरिया, उसकी भी हालत बुरी होती जा रही है। वो दोनों आपस में अपने खेतों के किनारे सब बातें कर ही रहे थे कि तभी गांव के कुछ नौजवान उनके पास आए। अरे रमेश भैया, गजोदर काका, चलो ना चलते हैं, जंगल से कुछ लकड़ियां काट लाते हैं। होली आने वाली है और अभी तक हमने होलिका नहीं लगाई। अरे बेटा, अभी तो एक हफ्ता बाकी है, लेकिन तुम लोग कह रहे हो तो चलो चलते हैं। गजोदर काका गांव के लड़कों के साथ जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए बढ़ने लगे। चलते चलते वो लोग गांव के बाहर एक घने जंगल के बाहर पहुंच गए। चाचा, हमारे गांव में तो पेड़ पौधे ज्यादा बचे ही नहीं, इस जंगल से ही लकड़ियां काट लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से इंद्रदेव हमसे नाराज चल रहे। ना कोई फसल ढंग की हो रही है और ना ही पेड़ पौधे ठीक से जी पा रहे हैं। वो लोग उस जंगल के अंदर घुस गए और पेड़ काटने लगे। तभी वहाँ पर अचानक कुछ कबीले वाले आ गए और कबीले का सरदार भी वहीं मौजूद था। कौन हो तुम लोग? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल के पेड़ काटने की? खुद तो तुम लोग पेड़ काट डालते हो, और जब जंगलों में हम पेड़ बचा कर रखते हैं वो भी काटे डाल रहे हो। कबीले वालों, खत्म कर दो इन लोगों को। गांव वाले उन्हें देखकर डर गए, क्योंकि वो सब बहुत खतरनाक लग रहे थे। अरे भाई साहब, एक हफ्ते बाद होली आने वाली है, ये लकड़ियां हम लोग होलिका दहन के लिए ले जा रहे हैं। ये पूरा जंगल हमारा परिवार है, कोई इस जंगल की एक पत्ती तक तोड़ कर ले जाता है ना, तो हम उसे बख्शते नहीं हैं। सरदार, इन्होंने हमारा पेड़ काटा है, इसलिए अब हम इन्हें काट डालेंगे। रुक जाओ, हमारे दिल में जब इन पेड़ पौधों के लिए इतना प्रेम है तो इंसानों के लिए भला क्यों नहीं होगा। एक हफ्ते बाद होली आने वाली है, और होली वाले समय पर इन लोगों के साथ हम इतना बुरा नहीं कर सकते, लेकिन तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसी कीमत सरदार? तुम लोगों को हर घर में जितना भी अनाज है, जितना भी धन है, सब लाकर मेरे सामने रखना होगा।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाचा, हम गांव वालों की हालत वैसे भी बहुत खराब चल रही है। 2 साल से बारिश नहीं हुई, इसलिए हमारे पास थोड़ा सा ही अनाज बचा है। वो भी अगर हम आपको दे देंगे तो हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, और धन तो हमारे पास बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। तुम सब अपनी अपनी बलि दे दो। अरे नहीं नहीं सरदार, हमारे घरों में जितना भी अनाज है वो सब आपको लाकर अभी देते हैं। चलो बच्चों। तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है क्या? तू यहीं मेरे पास रुकेगा और मेरे आदमी तेरे आदमियों के साथ तेरे गांव जाएंगे। तुम लोग इन गांव वालों के साथ जाओ और जितना भी राशन मिले सब ले आओ। एक गेहूं का दाना तक नहीं बचना चाहिए इनके पास। जी सरदार। गजोधर काका बेचारे वहीं फंस गए और कबीले वाले गांव वालों के साथ सबके घर गए और हर घर से सारा अनाज उठाकर ले आए। उसके बाद सरदार ने गजोधर काका को छोड़ दिया और सभी लोग वापस अपने गांव लौट आए। रात में जब गजोधर काका अपने घर गए तो उनके बेटे बहू बहुत परेशान हुए। पिताजी, वो अजीब लोग कौन थे जो हमारे घरों से हमारा सारा राशन उठा ले गए? अब हम लोग खाएंगे क्या? होली का त्योहार कैसे मनाएंगे? गजोधर ने सारी बात अपने बेटे को बताई। उसके बाद उसकी बहू ने कहा, पिताजी, आप लोगों को दूसरों के जंगल से लकड़ियां काटने जाना ही नहीं चाहिए था। खैर, जो भी हुआ जाने दीजिए, सब कुछ ऊपर वाले के हवाले छोड़ देते हैं। ऊपर वाला चाहेगा तो हम लोग होली भी मना पाएंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं मनाएंगे। वैसे जो भी हुआ अच्छा हुआ, कम से कम इसी बहाने ऊपर वाला हमें अपने पास तो बुला लेगा। सारी झंझटें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उस रात पूरा गांव भूखा ही सोया, क्योंकि किसी के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। ऐसे ही समय बीतता रहा और होलिका दहन वाला दिन आ गया। सारे गांव वाले दोपहर को एक साथ इकट्ठा हुए। वहां पर गांव की सभी औरतें भी मौजूद थीं। काका, ऐसा करते हैं, हम गांव वालों के पास जितनी भी पुरानी साड़ियां, पुराने कपड़े, बोरी, कागज, ये सब कुछ इकट्ठा करते हैं और गांव के बीचों बीच रख देते हैं। उसके बाद गोबर के उपले हम लोग बना लेंगे। ये सब मिलाकर होलिका बन जाएगी शाम तक। अगर मेरी बात आप लोग को सही लगे तो ऐसा कर सकते हैं। पिताजी, ममता बिल्कुल सही कह रही है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सही कह रही हो बहू, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कोई साल नहीं गया जब हमने होलिका दहन नहीं किया। अगर इस बार नहीं करेंगे तो अपशकुन हो जाएगा। पतझड़ में पेड़ों से जो पत्ते झड़ गए थे वो सब गांव वालों ने इकट्ठा किए। कुछ बोरे इकट्ठा किए और शाम तक होलिका बनकर तैयार हो गई। फिर रात में सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठा हुए और गजोधर काका ने अपने हाथों से होलिका दहन किया। ये सब कुछ उन कबीले वालों में से एक लड़के ने देख लिया। पिछले 1 हफ्ते से इस गांव में आखिर चल क्या रहा है? मुझे ये बात सरदार को बतानी होगी। कबीले वाला भागता हुआ सरदार के पास गया। सरदार, लगता है हमने उन गांव वालों को कुछ ज्यादा ही सजा दे दी। वो बेचारे सच में बहुत गरीब है। जब से हम उनके घर से अनाज उठाकर लाए हैं तब से 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया उन लोगों ने। होलिका दहन उन लोगों ने अपने पुराने कपड़े जलाकर मनाया है। इतने पत्थर दिल तो हम नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? उस गांव की हालत सच में इतनी बुरी है? हाँ सरदार, मैं पिछले 1 हफ्ते से उन गांव वालों को देख रहा हूँ। बेचारे बहुत परेशान हैं। बिना खाना खाए पिए कैसे रह रहे होंगे वो लोग। जब हम इस प्रकृति से, इन पेड़ पौधों से, अपने जंगल से, पूरी सृष्टि से इतना प्रेम करते हैं तो भला उन गांव वालों के साथ हम इतना बुरा कैसे कर सकते हैं? सभी कबीले वालों को इकट्ठा करो। मैं एक तांत्रिक प्रक्रिया करने वाला हूँ। जल्दी बुलाओ सबको, इससे पहले कि उनकी होलिका की आग ठंडी पड़ जाए। कबीले के सरदार ने अपने कबीले वालों के साथ मिलकर उस जंगल में ही तंत्र करना शुरू किया। बीचों बीच अग्नि चल रही थी और सरदार मंत्र पढ़ रहा था। हे होलिका माँ, हे लक्ष्मी माँ, हे इंद्रदेव, आप तीनों देवी देवताओं को मिलकर उन गांव वालों के जीवन में उल्लास वापस लाना होगा। जब वो आग थोड़ी देर बाद बुझ गई तो उसकी राख उठाकर सरदार ने अपने उसी आदमी को दे दी। इस राख को ले जाकर उस होलिका के अंदर डाल दो। याद रहे, किसी की नजर तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। जल्दी जाओ, वरना होलिका की आग ठंडी पड़ जाएगी। वो कबीले वाला तंत्र की हुई राख लेकर गांव में गया। उस आदमी ने सारी राख होलिका में डाल दी और वहां से चला गया। अगली सुबह सभी गांव वाले एक बार फिर से एक साथ इकट्ठा हुए और सभी एक दूसरे को होली की बधाइयां देने लगे। अरे, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं चाचा। होली की मुबारकबाद हो। आपको भी बेटा। सभी गांव वालों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं स्वयं को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। पिछले 1 हफ्ते से मेरा गांव भूखा है। आज होली के दिन न हमारे पास रंग है और न ही खाने के लिए गुजिया तो छोड़ो, एक रोटी तक नसीब नहीं है आज। तभी अचानक आसमान से धीरे धीरे धूप गायब होने लगी और आसमान धीरे धीरे काला पड़ता गया। अगले पल ही आसमान में जोरदार बिजली कड़की। तभी अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी।
लेकिन वो बारिश साधारण नहीं थी बल्कि रंग बिरंगी थी। उन गांव वालों पर रंग बिरंगा पानी बरसने लगा। उस रंग बिरंगे पानी से खेतों की फसलें लहराने लगी। जिन पेड़ों से पत्ते झड़ गए थे और उनमें फिर से हरियाली लौटने लगी। अरे ये बरसात साधारण नहीं है। आज तो अपने गांव में जादुई रंगों की बरसात हो गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तभी वहाँ पर कबीले वाले आ गए। काका मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप लोग इतने ज्यादा परेशान होंगे। अब आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। चलिए हम सब मिलकर इस रंगों की जादुई बारिश में होली खेलते हैं। सबने जमकर होली खेली और उस दिन के बाद उस गांव से सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।